स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 सेकेंड ईयर बायोलॉजी के नेक्स्ट लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम स्केलेटन की टाइप्स में से हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन और एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन और एग्जांपल्स को पढ़ चुके हैं। एक्सोस्केलेटन का टॉपिक अभी कुछ बाकी है, उसको आज इस लेक्चर में अब हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन एक्सोस्केलेटन से ही आता है। उसमें ऐसा भी आ सकता है सवाल, राइट अ नोट ऑन एक्सोस्केलेटन, देयर एग्जांपल, इट्स एग्जांपल्स, इट्स कंपोजिशन, ऐसे भी आ सकता है। तो इसमें जैसे प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके थे कि एक्सोस्केलेटन की डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़, फिर एपिक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल का फ़र्क हमने पढ़ा, मोलस्का से उसकी, स्नेल, बाइवेल्विया, मसल्स की एग्जांपल्स हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट पेज पे जो एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं वो हैं आर्थ्रोपोड्स के हवाले से। तो यहाँ पर आप हेडिंग भी यही देंगे, मॉडिफिकेशन इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन की जो मॉडिफिकेशंस हैं, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट और पोड्स का मतलब होता है लेग्स। तो आर्थ्रोपोड्स में वो एनिमल्स शामिल होते हैं जिनमें जॉइंटेड लेग्स होती हैं। जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल्स को बोलते हैं हम आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स में भी एक्सोस्केलेटन होता है, मगर इनके स्केलेटन कुछ और पर्पसेस के लिए भी मॉडिफाइड होता है, उसमें कुछ और एबिलिटीज़ भी पाई जाती हैं। जैसे नंबर 1, इनके एक्सोस्केलेटन्स में पाई जाती हैं इनवेजिनेशंस। डियर स्टूडेंट्स, देखें ये जो वर्ड है इनवेजिनेशन, इसका मतलब होता है किसी चीज़ का इनवर्ड बेंड हो जाना। ये अगर हम आई एन इन की जगह सिर्फ ई का वर्ड लिख दें, ई वेजिनेशन, तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ का आउटवर्ड बेंड हो जाना। तो इनवेजिनेशंस एक्सोस्केलेटन के अंदर होती हैं, यानी स्केलेटन इनवर्ड बेंड हो जाता है, बॉडी के अंदर की तरफ मुख्तलिफ जगहों पे बेंड हो जाता है। तो इनवर्ड बेंडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन कह दें या इनवेजिनेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन कह दें, किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बार्स, सलाखों की शक्ल में, बार्स की शक्ल में, या रिजेस। रिजेस का मतलब होता है टाइनी आउटग्रोथ्स, छोटी छोटी सी आउटग्रोथ्स की फॉर्म में। तो इनवेजिनेशंस इन एक्सोस्केलेटन होती है इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रिजेस। इसका क्या पर्पस है? इसका पर्पस ये है कि इन इनवेजिनेशंस के साथ मसल्स अटैच हो जाएं। तो बाकी एक्सोस्केलेटन तो ये है ही है, इसमें ये इनर्ट है, नॉन लिविंग है, ये एक्टोडर्म से इसका ओरिजिन है, एंडोक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल का बना हुआ है ये, और एपिक्यूटिकल का। मगर इनके एक्सोस्केलेटन में पाई जाती हैं बार्स एंड रिजेस विच आर इनवेजिनेशंस ऑफ द exoskeleton, which are modifications of the exoskeleton, and these bars or ridges provide place for the muscle attachment. इनके साथ मसल जुड़ जाते हैं, फिर जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बॉडी के पार्ट्स के अंदर मूवमेंट्स पैदा होती हैं। तो पहली इनकी मॉडिफिकेशन क्या होगी कि इनवेजिनेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रिजेस which are inward bendings obviously of exoskeleton. These are to provide place for the attachment of muscle. नेक्स्ट इसके बाद आते हैं जॉइंट्स पे। तो आर्थ्रोपोड्स का मतलब ही अभी हमने डिस्कस किया, आर्थ्रो का मीन होता है जॉइंट। वैसे आर्थ्रोलॉजी कहते हैं ना स्टडी ऑफ जॉइंट्स को, आर्थ्रोपेडिक डॉक्टर जो हड्डियों के जोड़ों के डॉक्टर होते हैं। तो आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट्स, पोड्स का मतलब होता है लेग। तो क्योंकि इन एनिमल्स में जॉइंटेड लेग्स होती हैं इसलिए इन्हें हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। तो जहाँ पर इनके जॉइंट्स हैं वहाँ पर एक्सोस्केलेटन की लेयर होगी थिन प्लस फ्लेक्सिबल। एक्सोस्केलेटन की लेयर जॉइंट्स पर होगी थिन एंड फ्लेक्सिबल, ताकि वो जॉइंट इजीली मूव कर सके। तो एक्सोस्केलेटन की एक मॉडिफिकेशन है बार्स एंड रिजेस इनवेजिनेशंस की शक्ल में, विच प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट। और जहाँ पर इनके जॉइंट्स हैं वहाँ पर एक्सोस्केलेटन की लेयर टफ, हार्ड एंड रिजिड नहीं है, वहाँ पर एक्सोस्केलेटन की लेयर थिन एंड फ्लेक्सिबल है। सो द जॉइंट्स कैन मूव ईजीली, जॉइंट आसानी से मूव कर सकें। इसके अलावा ये बनाते हैं कुछ सेंसरी ऑर्गन्स, सेंसरी रिसेप्टर्स, जिसकी एग्जांपल के तौर पे लिया गया है सेंसिला। सेंसिला इज़ अ सेंसरी रिसेप्टर विच इज़ फॉर्म बाय द एक्सोस्केलेटन।
इसी तरह सेंसरी रिसेप्टर के तौर पर इनकी आइज़ में जो लेंस पाए जाते हैं वो भी किसके बने होते हैं, एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें कि आर्थ्रोपोड्स में से मोस्टली में की आइज़ में एक से ज़्यादा लेंस पाए जाते हैं, और ऐसी आइज़ जिसमें एक से ज़्यादा लेंस पाए जाएं इन आइज़ को हम कहते हैं कंपाउंड आइज़। अगर एक आँख में एक लेंस है तो उस आई को कहेंगे ये सिंपल आई है, हमारी जैसे सिंपल आइज़ है, और हमें एक चीज़ का एक ही इमेज नज़र आता है, मोनोरेमिक इमेज इसको बोलते हैं। और अगर एक आइज़ में एक से ज़्यादा लेंस मौजूद हों तो एट अ टाइम जब वो किसी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ के उनको एक से ज़्यादा इमेज नज़र आते हैं, इसको कहते हैं पैनोरेमिक इमेज इसको बोलते हैं। तो जिन आर्थ्रोपोड्स में कंपाउंड आइज़ होती हैं या सिंपल आइज़ भी होती हैं तो उनका लेंस किसका बना होता है, एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से बनता है। फिर इसके अलावा इनका एक्सोस्केलेटन गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ये फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉकरोच का जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसमें आपने पढ़ा था कि इसमें पोर्स होते हैं जिनको कहते हैं स्पायरेकल्स। 10 एक साइड पे पोर्स होते हैं, 10 एक साइड पे पोर्स होते हैं, उनसे एयर इन होती है इनहेलेशन, गैसियस एक्सचेंज के बाद बाहर आती है एक्सहेलेशन। तो ये जो स्पायरेकल्स पोर्स होते हैं इनहेलेशन एक्सहेलेशन के लिए ऑब्वियसली गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ये एक्सोस्केलेटन की मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इसके अलावा इनका एक्सोस्केलेटन इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों से प्रोटेक्शन देता है, जैसे कि ड्राइंग से प्रोटेक्शन देता है। हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एपिक्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है जो वाटर के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्परमिएबल है। तो ऑब्वियसली वो क्योंकि वाटर के लिए इम्परमिएबल है तो वो इनको डेसिकेट होने से, ड्राई होने से, खुश्क होने से, डिहाइड्रेट होने से बचाता है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन इनको एनिमी से प्रोटेक्ट करता है। एक्सोस्केलेटन की वजह से इनका ऐसा कलर होता है जैसा लकड़ी का, तो ये मिमिक कर जाते हैं जो एनिमीज़ इनको देख नहीं पाते, तो ये अपने एनिमी से, प्रेडेटर से ख़ुद को बचा सकते हैं। और जो टफ़ इन्वायरमेंट्स हैं जहाँ पे पानी, पीएच, सॉल्ट की कंसनट्रेशन, ये इस तरह के मुख्तलिफ रफ़ चीज़ें हैं जो इनको डैमेज कर सकती हैं, वहाँ भी इनको प्रोटेक्शन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ मॉडिफिकेशंस हैं जो स्पेसिफिकली आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में है। फिर हम इनको एक बार समराइज कर लेते हैं। इन्वेजिनेशंस ऑफ एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ बार्स एंड रिजेस फॉर मसल अटैचमेंट, पहली हो गई। एट जॉइंट्स, नंबर 2, एक्सोस्केलेटन इज थिन एंड फ्लेक्सिबल सो द जॉइंट्स कैन मूव इजीली। डेफिनेटली अगर जॉइंट पे वो हार्ड टफ होगा तो जॉइंट मूव नहीं कर सकेंगे, तो जॉइंट्स की मूवमेंट के लिए जॉइंट पर एक्सोस्केलेटन की लेयर थिन एंड फ्लेक्सिबल है। सेंसरी रिसेप्टर्स बनाते हैं जैसे कि सेंसिला, और आइज़ में लेंस मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन से बनता है। इनकी बॉडी में साइडों में पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें स्पायरेकल्स बोलते हैं, विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन में मदद करते हैं। ड्राइंग से इनको प्रोटेक्ट करता है इनका एक्सोस्केलेटन, एनिमीज, प्रेडेटर से प्रोटेक्ट करता है, और एनवायरनमेंट की रफ कंडीशन सिचुएशन से भी इनको प्रोटेक्ट करता है। डियर स्टूडेंट्स हम ये पढ़ चुके हैं कि एक्सोस्केलेटन जो है ये इनर्ट होता है, नॉन लिविंग होता है। आर्थ्रोपोड्स में ये एनिमल के बढ़ने के साथ साथ नहीं बढ़ सकता। तो यहाँ पर एक ये टॉपिक है, समटाइम्स सिर्फ ये ही टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है कि एक डायसिस और उसकी स्टेजेस के ऊपर नोट लिखें। तो पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। एक डायसिस इज अ पीरियोडिक शेडिंग of old small exoskeleton पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ओल्ड स्मॉल एक्सोस्केलेटन, छोटे एक्सोस्केलेटन के, पुराने एक्सोस्केलेटन के पीरियोडिकली वक्फों के बाद गिराने को, शेड करने को, and their replacement with new and large exoskeleton, और उनकी जगह नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन ले ले तो ये प्रोसेस कहलाता है एक्डाइसिस। यानी एक्डाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें एनिमल्स अपने पुराने छोटे एक्सोस्केलेटन को गिरा देते हैं, शेड कर देते हैं। पीरियोडिक शेडिंग ऑफ ओल्ड स्मॉल एक्सोस्केलेटन।
एंड रिप्लेसमेंट विद न्यू एंड लार्ज एक्सोस्केलेटन, और उसकी जगह पर एक नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस कर देते हैं। इस ओवरऑल प्रोसेस को नाम दिया जाता है एक्डाइसिस और मॉल्टिंग का। तो पुराने छोटे एक्सोस्केलेटन को गिरा के उसकी जगह नया और बड़ा लार्ज एक्सोस्केलेटन प्रोड्यूस करने के अमल को कहा जाता है एक्डाइसिस। एक्डाइसिस भी इसको कहते हैं, और दूसरा नाम भी इसका याद रखें, मॉल्टिंग भी इसको कहते हैं, क्योंकि समटाइम पेपर में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ एक्डाइसिस, या समटाइम क्वेश्चन आ जाता है डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ मॉल्टिंग। तो एक्डाइसिस मॉल्टिंग एक ही प्रोसेस के दो डिफरेंट नेम्स हैं। अब इसकी स्टेजेस क्या हैं डियर स्टूडेंट्स? अभी हमने पीछे भी इसकी एक प्रीवियस लेक्चर में भी एक डायग्राम बनाई थी कि वो सेल्स जो एक्सोस्केलेटन की लेयर को सिक्रीट करते हैं इनको हम कहते हैं हाइपोडर्मस। ये सेल्स हो गए हाइपोडर्मस, और इनके ऊपर ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर, और इनमें जो ग्लैंड मौजूद होगा उसको कहेंगे हाइपोडर्मल ग्लैंड, हाइपोडर्मल ग्लैंड। अब पहले नंबर पर क्या होगा कि ये जो हाइपोडर्मस में हाइपोडर्मल ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीट करेंगे एंजाइम्स। यहाँ पर ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे, इस एंडोक्यूटिकल को, या जिसको हम प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं, और एपिक्यूटिकल को डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। तो पहली स्टेज ये है कि हाइपोडर्मस में पाए जाने वाले हाइपोडर्मल ग्लैंड विल सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स। These digestive enzymes will start digesting the layer of exoskeleton. Obviously hypodermis के साथ जो इन कॉन्टैक्ट लेयर है वो एंडोक्यूटिकल है, जिसको आप प्रोक्यूटिकल भी कहते हैं। और इस डाइजेशन के नतीजे में हम देखेंगे कि एक्सोस्केलेटन हाइपोडर्मस से अलहदा होना शुरू हो जाएगा, सेपरेट। यहाँ से ये इस तरह से एक्सोस्केलेटन हाइपोडर्मस से अलहदा हो गया, सेपरेट हो गया। तो पहली स्टेज एक्डाइसिस मॉल्टिंग की ये है कि जब हाइपोडर्मस जो कि सेल्स की लेयर है उसमें पाए जाने वाले हाइपोडर्मल ग्लैंड एंजाइम सिक्रीट करें ताकि वो इसको डाइजेस्ट कर दे। फिर सेकंड स्टेज इसकी होगी, इसके साथ साथ जब ओल्ड एंडोक्यूटिकल और हाइपोडर्मस सेपरेट हो जाएंगे, साथ ही साथ नई एपिक्यूटिकल, नई प्रोक्यूटिकल सिक्रीट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर नई लेयर्स जो हैं वो सिक्रीट होना शुरू हो जाएं। और इसी दौरान में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन। ओल्ड एक्सोस्केलेटन इस तरह बिल्कुल टूट जाएगा, इसके अंदर पोर्स बन जाएंगे, ये पीसीस के अंदर डिवाइड हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये जो ओल्ड एक्सोस्केलेटन है ये यहाँ से गिर जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, और इसकी जगह पर एक नया और बड़ा एक्सोस्केलेटन इसकी जगह ले लेगा। तो थर्ड स्टेज क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ पोर्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ ओल्ड एक्सोस्केलेटन इनटू पीसेस, उसका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। और फाइनल स्टेज में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसके अंदर इम्प्रेगनेशन होगी कैल्शियम कार्बोनेट की, जिसकी वजह से ये टफ, हार्ड और रिजिड हो जाएगा, उसी तरह से जिस तरह से पहले वाला एक्सोस्केलेटन था, मगर ये स्केलेटन साइज़ में बड़ा होगा। अब इसके अंदर एनिमल भी बड़ा हो सकता है। तो इसमें 4 मेन स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो एंडोक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल को डाइजेस्ट करते हैं, ओल्ड एक्सोस्केलेटन को डाइजेस्ट करते हैं, हाइपोडर्मस और एक्सोस्केलेटन की लेयर्स को अलग-अलग कर देते हैं। इसी दौरान में नई एपिक्यूटिकल और प्रोक्यूटिकल के सब्सटेंसेस सिक्रीट होना शुरू हो जाते हैं। ओल्ड एक्सोस्केलेटन पोरस हो जाता है, स्प्लिट इनटू पीसेस या लेयर्स हो जाता है, और लास्ट में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे प्रोसेस को एक हार्मोन कंट्रोल करता है जिसका नाम है एक्डाइसोन। एक्डाइसोन हार्मोन है जो एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो नर्वस सिस्टम और हार्मोन जिसका नाम एक्डाइसोन है ये मॉल्टिंग एक्डाइसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके हवाले से अक्सर ये एमसीक्यू पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मॉल्टिंग या एक्डाइसिस। तो आपने ये याद रखना है, उस हार्मोन का नाम क्या है, एक्डाइसोन। एक एंट्री टेस्ट के हवाले से भी एक पॉइंट इसका आपको बता देते हैं कि ये जो एक्डाइसोन हार्मोन है इसकी केमिकल नेचर क्या है।
ये अमाइनो एसिड है, ये प्रोटीन है, ये कार्बोहाइड्रेट है, स्टीरॉयड है, क्या है। तो याद रख लें, ये आप अपनी बुक्स पे लिख भी लें कि ये जो एक्डाइसोन हार्मोन है ये स्टीरॉयडल इन नेचर है, ये स्टीरॉयडल हार्मोन है, तो ये इसकी केमिकल नेचर है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्डाइसिस मोल्टिंग के प्रोसेस की ये 4 स्टेजेस, सबसे पहले आप इसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर ये इसकी 4 स्टेजेस हैं, और लास्ट में ये इसका कंट्रोल है कि नर्वस सिस्टम इसको कंट्रोल करता है और एक्डाइसोन हार्मोन इस प्रोसेस को कंट्रोल करता है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये एक छोटा और बहुत आसान सा एक टॉपिक है फंक्शंस ऑफ स्केलेटन के नाम से। बहुत इजी, इसमें पीछे जितनी चीज़ें हम डिस्कस कर आए हैं तकरीबन हर फंक्शन हम वहाँ पर पीछे भी इसका पढ़ चुके हैं। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, स्केलेटन के बॉडी में क्या फंक्शन है। नंबर 1 पहला फंक्शन है, स्केलेटन बॉडी को प्रोवाइड करता है सपोर्ट एंड शेप। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उन सब को सपोर्ट देना किनका काम है, स्केलेटन का काम है, और उन सब को शेप प्रोवाइड करना स्केलेटन का काम है। हमने ये बात इसकी डेफिनेशन में भी की है कि स्केलेटन प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क टू द बॉडी विच गिव शेप, सपोर्ट, प्रोटेक्शन, मूवमेंट, ये सारे। तो बॉडी को जो बेसिक फ्रेमवर्क है, जो सपोर्ट है, वो स्केलेटन ने प्रोवाइड करनी है, चाहे वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, चाहे वो एक्सोस्केलेटन है, चाहे वो एंडोस्केलेटन है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे स्केलेटन बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्शन भी देता है। अब चाहे वो एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, कोई भी है, ये प्रोटेक्शन भी देता है बिल्कुल। जैसे हम अगर इसमें बात करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में जो स्कल है ये प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को, इसी तरह रिब्स प्रोटेक्ट करती हैं लंग्स को, और मुख्तलिफ़ जगहों पे ये ऑर्बिट्स स्कल का पार्ट होते हैं, आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं। तो मुख्तलिफ़ जगहों पे हम देखते हैं कि ये चेस्ट कैविटी में हमारा हार्ट है, लंग्स हैं, इनको रिब्स ने, रिब केज भी कह सकते हैं आप, इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। तो स्केलेटन बॉडी को शेप देता है, सपोर्ट देता है, पहला फंक्शन है, मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोटेक्शन देता है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन जो हमारी बुक में डिस्कस किया गया है वो है मूवमेंट। जितनी भी डियर स्टूडेंट्स मूवमेंट्स हैं वो सारी की सारी स्केलेटन की वजह से हैं। अब स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं मसल्स। वेन एवर अ मसल कॉन्ट्रैक्ट इट विल कॉज अ मूवमेंट इन द स्केलेटन। तो जैसे ये हमारे बाजू का बेंड होना, फ्लेक्शन, स्ट्रेट होना, एक्सटेंशन, बाइसेप ट्राइसेप की वजह से। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बोन्स मूव करती हैं। मूवमेंट स्केलेटन में होती है बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। इसी तरह नेक्स्ट इसका जो फंक्शन डिस्कस किया गया है यहाँ पर वो है मिनरल होमियोस्टेसिस। डियर स्टूडेंट्स, जो बोन्स हैं ये बहुत सारे मिनरल्स का रिजर्वायर्स हैं, ख़ास तौर पे कैल्शियम फॉस्फेट जो है ये बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है, जो बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अब एक तरफ देखें ये बोन है और दूसरी तरफ ब्लड है। ब्लड में भी होगा ज़ाहिर है कैल्शियम फॉस्फेट। अब ब्लड और बोन के बिटवीन ये कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस की मूवमेंट और बाकी की भी ये चलती रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो बोन से निकल के ब्लड में चला जाता है, ब्लड में ज़्यादा होता है तो ब्लड से निकल के क्या इसमें बोन्स में आ जाता है, बोन्स में या टीथ में। तो यहाँ पर ये बताना आपको ये है कि ये जितनी होमियोस्टेसिस है मिनरल्स की, ये कंट्रोल होती है नेगेटिव फीडबैक से। इसका क्या मतलब है, इसकी हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कोई दूध पिया या ऐसी डाइट खाई है जिसमें कैल्शियम ज़्यादा है, वो सारा कैल्शियम डाइजेस्ट एब्जॉर्ब होकर आपके ब्लड में आएगा। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल एक नॉर्मल लिमिट से बढ़ना शुरू होगा तो ये कैल्शियम ब्लड से निकल के बोन्स में आ जाएगा, और इसके नतीजे में ब्लड में अब बोन्स में कैल्शियम मूव करना शुरू कर देगा। अब स्टिमुलस क्या था कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा है, जब इसको बोन्स में भेज दिया जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम।
तो अब आप इन दोनों चीज़ों को आपस में कंपेयर करें कि बोन्स में कैल्शियम भेजने की वजह कौन सा प्रोसेस बना है, हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। उसका नतीजा क्या निकला है कैल्शियम को बोन्स में भेजने का, कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो गया है। तो अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा उसे कम किया जाएगा, वाइस वर्सा। हड्डियों में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो उसे बढ़ाया जाएगा। तो यानी ये जितनी मिनरल होम्योस्टेसिस हम देखते हैं ये सारी कैसे काम करती है, ये नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए सारी होम्योस्टेसिस काम करती है। पांचवा फंक्शन इसका है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, और ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को हम कहते हैं हीमोपोइसिस, ब्लड सेल प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट, हड्डियों के बोन मैरो में पाए जाते हैं स्टेम सेल्स, जो कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स पैदा करने का बाइस बनते हैं। इसको हीमोपोइसिस भी कहते हैं, हीम ब्लड को कहते हैं, पोइसिस फॉर्मेशन को कहते हैं। तो बोन मैरो के अंदर बोन्स के स्केलेटन के ब्लड स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो ब्लड के सेल्स को सिंथेसाइज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 5 फंक्शन थे, ये बड़ा इजी सा आसान सा टॉपिक है, बट ये टॉपिक भी बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर आया हुआ है। सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करता है स्केलेटन बॉडी को, पहला फंक्शन हो गया। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एग्जांपल में आप लिख सकते हैं स्कल ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, रिब्स लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बाद मूवमेंट, जितनी भी बॉडी में मूवमेंट है सारी स्केलेटन की वजह से है। स्केलेटन के साथ मसल अटैच हैं, जब भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो स्केलेटल पार्ट मूव करते हैं। होम्योस्टेस, मिनरल होम्योस्टेसिस, कैल्शियम फॉस्फेट या इसी तरह मैग्नीशियम और मिनरल्स भी, मगर मेनली कैल्शियम फॉस्फेट। और मिनरल होम्योस्टेसिस ब्लड स्केलेटन कैसे मेंटेन करता है, नेगेटिव फीडबैक के ज़रिए इसको मेंटेन किया जाता है। और स्केलेटन ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करने में इन्वॉल्व है। मुख्तलिफ़ किस्म के बोन मैरो में स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जो ब्लड सेल्स को बनाते हैं, रेड ब्लड सेल के, स्टेम सेल वाइट ब्लड सेल के, और इवन प्लेटलेट्स जो कि सेलुलर फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये सारे ब्लड के सेल्स बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक फंक्शंस ऑफ मेजर फंक्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन का। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है एंडोस्केलेटन। इसका इंट्रोडक्शन हम पीछे भी कर चुके हैं। एंडोस्केलेटन के नाम से पता चल रहा है कि एंडोस्केलेटन क्या होगा, अ स्केलेटन विच इज़ लोकेटेड इनसाइड द बॉडी। एंडोस्केलेटन वो स्केलेटन होगा विच इज़ लोकेटेड इनसाइड बॉडी। और ये कैसा होगा, इट इज़ लिविंग, बिकॉज ये सेल्स पर मुश्तमिल होगा, ये एनिमल के बढ़ने के साथ साथ बड़ा भी होगा। और इसका ओरिजिन होगा मीज़ोडर्मल, इसके ओरिजिन मीज़ोडर्म से होगा, एक्टोडर्म से नहीं। ये डिफरेंस में भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था आपको कि एक्सोस्केलेटन का ओरिजिन एक्टोडर्म से होता है, एंडोस्केलेटन का ओरिजिन मीज़ोडर्म से होता है। तो अ टाइप ऑफ skeleton which is located inside the body consists of living tissues, living cells and always arises from mesoderm is known as endoskeleton। अब ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है, बोन और कार्टिलेज। उसमें से एक चीज़ अभी हम पहले डिस्कस करते हैं, बोन। डियर स्टूडेंट्स, बोन्स की स्टडी को कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। वो बायोलॉजी की ब्रांच जिसमें बोन्स को स्टडी किया जाए, इसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। बोन्स बहुत रिजिड होते हैं, टफ होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। अगर हम किसी लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें यूजुअली 2 पार्ट्स में बोन डिवाइडेड नज़र आती है। एक बोन का इनर पार्ट होता है, एक बोन का आउटर पार्ट है। जो बोन का इनर पार्ट है उसको कहते हैं हम स्पॉन्जी बोन। ये बोन का वो पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं स्पॉन्जी बोन, इनर पार्ट। इसके बाहर वाला जो बोन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, टफ है।
तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स एक बोन को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। ये जो इसका बोन का आपको इनर पार्ट नज़र आता है इसको हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन वो होती है जिसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, कैविटीज़ के साथ साथ इसमें कुछ स्पेसेस होती हैं, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व सप्लाई होती है, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। स्पॉन्जी बोन में बोन मैरो पाया जाता है। बोन मैरो दो किस्म का होता है, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो होता है ये एनर्जी रिज़र्व के तौर पर होता है, एनर्जी स्टोर करने के लिए, और रेड बोन मैरो जो होता है ये ब्लड सेल्स बनाने वाला होता है। छोटी जो बोन्स होती हैं जैसे रिब्स है, वर्टिब्री है, ये स्टर्नम है, इनका बोन मैरो रेड है। जो लॉन्ग बोन्स हैं आर्म्स की, लेग्स की, इनका बोन मैरो येलो है। और स्पॉन्जी बोन के अंदर कैविटीज़ हैं, स्पेसेस हैं फॉर कैपिलरीज, फॉर लिम्फेटिक वेसल, फॉर नर्व, फॉर बोन मैरो, और ये इतना टफ हार्ड नहीं है। जो आउटर पोर्शन है बोन का इसको कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन में कोई खाली जगह नहीं है, कोई ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स नहीं है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मिकदार ज़्यादा है, ये टफ़ है, रिजिड है, हार्ड है, एंड इट विल प्रोवाइड प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट। और डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रख लें कि जितनी भी बोन्स हैं ये सब की सब कार्टिलेज से बनती हैं। बॉडी में पहले कार्टिलेज बनती है, फिर बाय द टाइम वो कार्टिलेज आहिस्ता आहिस्ता रिप्लेस होकर चेंज हो जाती है बोन में। कार्टिलेज से बोन बनने के प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ बोन्स। तो कार्टिलेज के ग्रेजुअली बोन्स में रिप्लेस होने के प्रोसेस को कहते हैं ऑसिफिकेशन। यहाँ पर बोन्स के हवाले से तीन किस्म के सेल्स हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। इनका बहुत ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं कि इन सेल्स के नामों के क्या मतलब हैं, तो यहाँ याद रख लें। ऑस्टियोब्लास्ट का मतलब होता है बोन फॉर्मिंग सेल्स, बोन बनाने वाले सेल्स को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोसाइट का मतलब होता है मैच्योर बोन सेल्स। ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब होता है बोन डिसॉल्विंग सेल्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये अक्सर MCQ पूछे जाते हैं कि बोन फॉर्मिंग सेल्स आर नोन एज, तो आप कहेंगे ऑस्टियोब्लास्ट। मैच्योर बोन सेल्स आर नोन एज, तो आप कहेंगे ऑस्टियोसाइट्स। बोन डिसॉल्विंग सेल्स आर नोन एज ऑस्टियोक्लास्ट। यहाँ पर एक MCQ का पॉइंट आपको बताना है। अगर आपको कहा जाए कि दिस कार्टिलेज इज़ गोइंग टू रिप्लेस इन बोन, यानी ऑसिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से सेल्स को आना चाहिए? नंबर 1 यहाँ पर आएंगे ऑस्टियोक्लास्ट। क्यों आएंगे ऑस्टियोक्लास्ट? ताकि वो इन बोन्स के सेल, कार्टिलेज के सेल्स को डिसॉल्व कर दें। इस कार्टिलेज को डिसॉल्व करने के बाद इसकी जगह पर बोन बनानी है, तो फिर कौन से सेल्स आएंगे? ऑस्टियोब्लास्ट। तो ऐसी जगह जहाँ पर कार्टिलेज बोन में रिप्लेस हो रही है, फर्स्ट वहाँ पर इन्वेड करेंगे ऑस्टियोक्लास्ट ताकि वो कार्टिलेज को डिसॉल्व करें, एंड साइड बाय साइड वहाँ पर माइग्रेट करेंगे ऑस्टियोब्लास्ट ताकि वो उसकी जगह पर बोन्स को कंस्ट्रक्ट कर दें। तो डियर स्टूडेंट्स ये तीन किस्म के सेल्स हैं बोन्स में, बोन फॉर्मिंग सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट, मैच्योर बोन सेल्स ऑस्टियोसाइट्स, बोन डिसॉल्विंग सेल्स ऑस्टियोक्लास्ट, और वो प्रोसेस जिसमें कार्टिलेज बोन में रिप्लेस होती है इसको कहते हैं ऑसिफिकेशन। ऑसिफिकेशन का मतलब ये भी आप ले सकते हैं, बोन्स बनने के अमल को ऑसिफिकेशन कहते हैं। और जब कार्टिलेज बोन में रिप्लेस होती है तो वहाँ पे कौन से दो सेल्स माइग्रेट करते हैं? पहले ऑस्टियोक्लास्ट ताकि कार्टिलेज को डिसॉल्व करें, फिर ऑस्टियोब्लास्ट ताकि उसकी जगह पे बोन्स बना दें। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं मेनली जो आपने याद रखने हैं। एक ये
कि डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, आउटर पोर्शन ऑफ द बोन इज कॉम्पैक्ट बोन, इनर पोर्शन ऑफ द बोन इज नोन एज स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन टफ हार्ड रिजिड प्लेस फॉर मसल अटैचमेंट प्रोवाइड करती है, इसके अंदर कैविटी स्पेसेस फॉर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स नहीं होती। स्पॉन्जी बोन इनर होती है, इसके अंदर कैविटी स्पेसेस होती हैं फॉर ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल एंड नर्व सप्लाई वगैरह। बोन मैरो होता है, बोन मैरो दो किस्म का होता है, जो एनर्जी रिजर्व करने के लिए होगा इसको येलो बोन मैरो कहेंगे, जो ब्लड सेल बनाने वाला बोन मैरो है इसको रेड बोन मैरो कहेंगे। एक शॉर्ट क्वेश्चन ये। दूसरा, बोन के सेल्स के नाम, उनके फंक्शन। 3 किस्म के सेल हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, बोन फॉर्मिंग सेल्स को कहते हैं, ऑस्टियोसाइट मैच्योर बोन सेल, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल। इसी वजह से बोन्स की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, क्योंकि बोन्स के सेल सारे के सारे ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो रेफर करता है बोन्स को। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने 2 लॉन्ग क्वेश्चंस के टॉपिक डिस्कस किए हैं, एक डाइसिस का, फंक्शंस ऑफ स्केलेटन का, और उसके बाद ये बोन्स के हवाले से 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बताएं। थैंक यू वेरी मच।